रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी, एपिसोड 28। इसीलिए उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी जीविका को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। बिना देर करे रेयांश की पर्सनल सेक्रेटरी जीविका तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। उसने एक बार भी वहां से निकलने से पहले ईशानी की तरफ नहीं देखा। इस सिचुएशन बड़ी ही डरावनी थी। जीविका को लगा कि अगर वो एक मिनट के लिए भी और ईशानी और रेयांश के साथ वहां रुकती तो उसका दिल धड़कना बंद कर देता। उसे अच्छी तरह पता था कि ये दो शेरों के बीच की लड़ाई थी, जो कि एक दूसरे को मारने पर उतारू थी, इसीलिए जीविका का वहां से जाना उसकी भलाई के लिए ही था। तुमने मुझसे झूठ बोला, ईशानी ने साफ शब्दों में रेयांश के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं, तो ये झूठ बोलना कैसे हुआ? रेयांश ने ईशानी की बात का विरोध करते हुए कहा। कल तक ईशानी के साथ समय बिताते वक्त रेयांश को ये रिलायंस हो गया था कि उसका दिल अब भी ईशानी के लिए बहुत जोरों से धड़कता है। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ईशानी ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता है, और वो ऐसा मरते दम तक करना चाहता है। इसके अलावा जब उसे ईशानी की दादाजी की वसीयत की शर्तों के बारे में पता चला तो उसे ऐसा लगा कि मानो किस्मत भी उन दोनों को साथ लाना चाहती है। 31 साल की उम्र में रेयांश अब भी शादी के मामले में एक नौसिखिया ही था। हालांकि इस बात से भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने ईशानी के साथ शादी करने का इरादा पक्का कर लिया था। रेयांश को लगा कि कोर्टशिप के बाद शादी होती है और शादी के बाद एक पति को अपनी पत्नी से आजीवन प्यार करने का पूरा हक होता है। इस समय रेयांश के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी। वो सोच रहा था कि वो किस तरह ईशानी को उससे शादी करने के लिए मना ले ताकि वो उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ईशानी ने इरिटेट होते हुए रेयांश से पूछा। ईशानी ने बहुत कोशिश की कि वो अपने गुस्से पर काबू रख सके, लेकिन इतने कम समय में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसके दिमाग के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया था। इसीलिए उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी और जिस तरह से ईशानी की तरफ देख रहा था, उसे देखकर ईशानी का खून खौल उठा और वो रेयांश पर बुरी तरह बरस पड़ी। अंदर ही अंदर ईशानी खुद को ये भी समझा रही थी कि अगर वो रेयांश सामने अपना गुस्सा दिखाएगी तो वो कमजोर नजर आएगी और इससे रेयांश को उस पर एक अपर हैंड मिल जाएगा, और ईशानी किसी भी तरह से रेयांश को ये मौका नहीं देना चाहती थी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? रेयांश ने ईशानी से पूछा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ईशानी ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा। जैसा कि मैंने कहा, तो तुमने मुझे खुद को अपना ड्राइवर समझने से रोका क्यों नहीं? तुमने मुझे इतने टाइम तक बेवकूफ क्यों बनाया? ईशानी ने रेयांश से कहा। रेयांश ने तुरंत ही ईशानी की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने पहले ईशानी के चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ा, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की। जब ईशानी ने नोटिस किया कि रेयांश की गहरे रंग की भूरी आंखें लगातार उसकी आंखों में देख रही है, ईशानी ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। ईशानी की आंखों में एक पल गिरी पछतावे का भाव आया था, लेकिन ईशानी ने खुद को तुरंत ही संभाल लिया। ईशानी को याद आया कि ये वही इंसान है जो कि उसके अजन्मे बच्चे का पिता भी है। ये सब सोचते हुए ईशानी को अलग भावनाओं का एहसास होने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रेयांश को फेस करे। मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, ईशानी ने तुरंत रेयांश की तरफ देखकर बोला, और इसके बाद वो रेयांश के सामने रखी हुई सीट की तरफ बढ़ी और उस पर जाकर बैठ गई। तुम्हें मुझे इसकी सफाई देनी होगी। नहीं ईशानी, बल्कि तुम्हें मुझे इसकी सफाई देनी होगी, रेयांश ने ईशानी से जवाब में कहा। ईशानी उसे अपने शब्दों से काट खाना चाहती थी, लेकिन इसके बाद रेयांश ने जो कहा वह सुनकर ईशानी दंग रह गई। रेयांश ने कहा, 7 साल पहले तुम कहाँ गायब हो गई थी? ईशानी की आंखों की चमक कहीं खो गई थी और उसने अपना सिर नीचे करते हुए रेयांश की नजरें मिलाना ठीक नहीं समझा। 7 साल पहले जब ईशानी का एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट में ईशानी ने अपनी माँ और अपने होने वाले बच्चे को मिसकैरेज के चलते खो दिया था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने ईशानी को ये भी बताया था कि उसके आगे चलकर माँ बनने के चांसेस बहुत ही कम है। पर ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान ईशानी की यूट्रस पर गहरी चोट लगी थी और वो पहले की तरह स्वस्थ नहीं था किसी भी लड़की के लिए जिसकी आगे चलकर शादी होने वाली हो और उसके कई अरमान हो। ये सब सुन पाना कि वो आगे चलकर कभी माँ बन भी पाएगी या नहीं, बेहद मुश्किल था। ये ईशानी के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था, लेकिन क्या वो ये सब कुछ एक ऐसे आदमी से बता सकती थी जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं थी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये उसकी जिंदगी की सबसे बुरी और दुखद यादें थी। तो तुम्हें याद है? ईशानी ने धीरे से बोलते हुए कहा। बिल्कुल, आखिर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, रेयांश ने ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा।
रेयांश ने ईशानी के सर नीचे करने से पहले उसकी आंखों में दुख की नमी देख ली थी और ये बात उसके दिल को छू गई। रेयांश को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई तेज धारदार चीज उसके दिल से होकर गुजर गई हो, जिसने उसके सीने को चीर दिया हो। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि रेयांश को ईशानी की दुख का कारण भी नहीं पता था। तो क्या यही वजह है कि तुमने मेरा ड्राइवर बनने का नाटक किया? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे? क्या तुमने मुझसे 7 सालों तक गायब रहने का बदला इस तरह लेना ठीक समझा? ईशानी ने धीमी पर दुखी आवाज के साथ कहा। नहीं, रेयांश ने पूरी सच्चाई के साथ जवाब दिया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ और मेरे पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे एक यही तरीका समझ आया जिससे मुझे लगा कि मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ। क्या सच में? ऐसा कहते हुए ईशानी के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था, जो दुख और पछतावे की फीलिंग उसके चेहरे पर अभी तक दिख रही थी, अचानक इसके चेहरे से गायब हो गई थी। वाइफ? आखिर उसने ये सब कुछ इतना कैजुअली कैसे कह दिया, और वो भी एकदम अचानक से? ये आदमी? क्या तुम सच में मिस्टर रेयांश महेश्वरी हो? यहाँ किसी तरह का रियलिटी टीवी शो का कोई प्रैंक चल रहा है? ईशानी ने रेयांश से पूछा और उसके बाद कहा, ये कोई मजाक नहीं है। मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ। 7 साल पहले तुमने मेरी वर्जिनिटी पर सवाल उठाया था तो मेरे लिए कुछ पैसे छोड़कर चली गई। तुम्हें पता भी है वो पैसे मेरी जूते साफ करने के लिए भी काफी नहीं थे, और इसके बाद तुम कहीं गायब हो गई। रेयांश ने गुस्सा करते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? ईशानी ने हैरत से रेयांश की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने कहा तुम भाग गई थी, रेयांश ने ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा। उसके पहले ईशानी ने अपनी आंखों की खुशी छुपाते हुए रेयांश से पूछा। मैंने कहा जो अमाउंट तुमने मुझे दिया था वो? रेयांश ने ईशानी की बात का जवाब दिया। नहीं, उसके भी पहले ईशानी ने फिर रेयांश से पूछा। मैंने कहा तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली? रेयांश ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझेगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये सब कुछ सुनने के बाद ईशानी अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। तो तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि ऐसा करने वाली मैं पहली लड़की थी और मैं भी भाग गई? तुम इतने बचकाने कैसे हो सकते हो? और कई सालों पहले तुमने मुझसे शादी करने का वादा भी किया था, रेयांश ने ईशानी को याद दिलाते हुए कहा। ये सब सुनने के बाद ईशानी को कुछ रियलाइज हुआ और अचानक की ईशानी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने जोर से कहा, तो क्या तुम वही शर्मिले लड़के हो? तो अब तुम्हें याद आया? और ऐसा कहते हुए रेयांश ने ईशानी को एक जानी पहचानी मुस्कुराहट के साथ देखा। हाँ, तुमने कल रात मुझे अपना दूसरा नाम अंश भी तो बताया था, ईशानी ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? बेहद आशा भरी आवाज में रेयांश ने ईशानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, आखिर मैं किसी अनजान इंसान के साथ शादी कैसे कर लूं? ईशानी ने रेयांश के सवाल के जवाब में वापस उससे सवाल करते हुए पूछा। ईशानी को कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं रेयांश को पता चल गया कि ईशानी उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो उस ईशानी को ही उनके होने वाले बच्चे के खोने का जिम्मेदार ठहराएगा। क्या ये सब कुछ जानने के बाद वो उससे नफरत करने लगेगा और उसे छोड़कर चला जाएगा? ईशानी के दिमाग में बस यही सब ख्याल घूम रही थी। ईशानी सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे रेयांश की आवाज सुनाई दी और वो एकदम अपने ख्यालों से बाहर आ गई। आखिर क्यों? रेयांश ने ईशानी से बड़ी गुस्से में पूछा। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, क्या यही वजह काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ईशानी ने जवाब देते हुए कहा। जो कुछ भी रेयांश ने ईशानी के साथ किया था उसे वो बेहद दुखी थी, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर ईशानी रेयांश के साथ थोड़ा नर्म हो गई। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तब हमारे पास पूरी उम्र पड़ी है एक दूसरे को समझने के लिए, रेयांश ने जोर देते हुए कहा। साथ ही साथ रेयांश ने खुद को ऐसा कहने की हिम्मत जुटाने के लिए मन ही मन शाबाशी भी दी। तुम बेहद शर्मिले छोटी लड़की हुआ करते थे, ईशानी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा और अपने गुस्से को भी शांत करने की कोशिश की। तुम भी तो कितनी भोली और स्वीट हुआ करती थी, रेयांश ने ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो और बेशर्मी पर उतर आए हो, ईशानी ने रेयांश की बातों को इग्नोर करते हुए कहा। नहीं मिस ईशानी, वो तुम हो कि बेशर्मी कर रही हो। वो तुम हो जिसने मेरे नशे में धुत होने का फायदा उठाया था, और अब तुम मुझसे शादी करने के लिए भी मना कर रही हो, रेयांश ने ईशानी पर इल्जाम लगाते हुए कहा। क्या तुम नशे में थे? तुम नशे में नहीं थे। कोई भी इंसान जितना नशे में हो इस तरह परफॉर्म कर ही नहीं सकता, ईशानी ने रेयांश की बात को गलत साबित करते हुए कहा। छोटी सी बात का बतंगड़ बनता जा रहा था और रेयांश को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ।
कि आखिर ईशानी उसकी शादी के प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकती है, तो आखिर तुम्हें मेरे साथ शादी करने के लिए बदले में क्या चाहिए? रेयांश ने सीधे सीधे पूछा। न जाने सवाल में ऐसा क्या था कि ईशानी का ध्यान तुरंत इसकी तरफ गया। क्या ये आदमी वाकई में सीरियस है? ईशानी को अचानक से याद आया कि उसने रेयांश के बारे में कई अफवाहें सुनी थी। उसने सुना था कि रेयांश एक पत्थर दिल और क्रूर आदमी है। यहाँ तक कि वह मुंबई में एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी है। आज की मीटिंग से पहले ईशानी को लगा कि वह एक ऐसे आदमी से मिलने जा रही है जो कि बेहद सख्त और डोमिनेटिंग है, जो कि अपनी खतरनाक नजरों से ही सामने वाले का कत्ल कर दे और उसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दे। लेकिन इस समय जो आदमी ईशानी के सामने खड़ा था, वह तो कोई और ही था। ईशानी ने सोचते हुए रेयांश की तरफ शक की निगाह से देखा। क्या तुम सच में रेयांश महेश्वरी हो? ईशानी ने रेयांश से पूछा। मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल तुम्हारे कैरेक्टर के खिलाफ है। ईशानी ने जैसे ही वो सवाल पूछा, रेयांश उसकी तरफ अचानक से घूरने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने अपनी माँ की तरफ चांद और सितारों के बारे में कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो जिसका जवाब बेहद मुश्किल था, और अब माँ उस बच्चे की तरह ऐसे निहार रही है कि वो उसके सवाल का आखिर क्या जवाब दे। ईशानी ने देखा कि उसके सवाल पूछने के बावजूद रेयांश अपनी जगह से हिला तक नहीं है। ईशानी एक आह भरकर रह गई। इसके बाद ईशानी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं तुमसे शादी कर लूं। क्यों? क्या मैं हैंडसम नहीं दिखता? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी जितना अमीर नहीं हूँ, या फिर ऐसा है कि तुम्हें मुझे जानने के लिए वक्त चाहिए ताकि तुम मुझे जानने के बाद मुझसे शादी करने का डिसीजन ले सको? जैसे ही ईशानी ने रेयांश की ये बातें सुनी, शॉक्ड होते हुए उसकी आंखें बाहर आ गई। उसने सोचा, यह आदमी कितना जिद्दी है। ये आदमी इतना कैजुअली शादी के बारे में कैसी बात कर सकता है? शादी कोई खेल है जिसके बाद दो लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं जाती। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने खुद से एक वादा किया है कि मैं पूरी जिंदगी बिना किसी आदमी के रहूंगी। ईशानी ने रेयांश को अपना फैसला सुनाते हुए कहा। मगर तुम्हें अपने दादाजी की जायदाद पाने के लिए उनकी शर्तें पूरी करनी होगी, और उनकी शर्तें पूरी करने के लिए तुम्हें एक हस्बैंड की जरूरत है। रेयांश ने साफ शब्दों में कहा। मैं इस बात से बिल्कुल शॉक नहीं हूँ कि तुम्हें ये बात मालूम नहीं थी। ईशानी ने रेयांश से कहा और आगे बोली, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मिस्टर रेयांश? आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो? नहीं, इस बात का जवाब इतना सिंपल तो नहीं हो सकता है ना? और अगर मैं कहूँ कि इस बात का जवाब इतना सिंपल ही है, तो रेयांश ने तुरंत ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। ईशानी ने सीधे रेयांश की आंखों में देखकर कहा, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो, और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें यह विश्वास दिलाने में लगा दूंगा कि प्यार वाकई में होता है। रेयांश ने कहा। रेयांश की बेशर्मी देखकर ईशानी की बोलती बंद हो गई थी। ईशानी की ये हालत देखकर रेयांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, और मुस्कुराते हुए रेयांश ने ईशानी से कहा, मुझे हमारी कोर्टशिप के लिए सिर्फ 1 महीना दो। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार को डिजर्व नहीं करता हूँ, या मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक नहीं हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी से इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। 1 महीना? ईशानी ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है और मेरा हर इरादा तुम्हारी तरफ नेक है। मुझे बस एक चांस चाहिए। रेयांश ने अपनी बात समझाते हुए कहा। असल में अगर ईशानी रेयांश से शादी कर लेती है तो ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। दोनों अपनी जगह अपने करियर में बेहद सक्सेसफुल है। इसके अलावा बिजनेस की दुनिया में भी दोनों का नाम टॉप पर है। अगर दोनों साथ काम करने का डिसीजन लेते हैं तो इसका मतलब होगा दोनों की कंपनी का फायदा ही फायदा। अगर रेयांश की जगह कोई और आदमी होता जिसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज, दौलत और बिजनेस वर्ल्ड में नाम होता, तो ईशानी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बारे में सोचती। लेकिन रेयांश की वजह से ईशानी को लगा कि बार बार उन दोनों का अतीत उनके सामने आएगा और उनकी जिंदगियों को कॉम्प्लिकेट कर देगा। और रेयांश को पता होना चाहिए कि ईशानी की लापरवाही की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया है। ईशानी को यकीन था कि रेयांश को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो ईशानी से शादी करने की राय बदल लेगा। आज भी ईशानी उस बोझ से, उस पाप के एहसास से भरी हुई है। जैसे ही ईशानी के दिमाग में ये सब बातें गूंजने लगी, उसकी आंखों में दुख की नमी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचा, उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। ईशानी की आंखों का दर्द पूरे ऑफिस में फैल गया था और वहां का माहौल गमगीन हो गया था।
ईशानी ने सर हिलाकर एक दर्द से भरी स्माइल रेयांश को दी। ईशानी के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे उसे एक बात का एहसास तो पक्के तौर पर था कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। प्यार कुछ पल का ही होता है और लोग बदल जाते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए ईशानी ने रेयांश से कहा, हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बंद करो ये पागलपन, प्यार तुम्हें सिर्फ अपनी चपेट में लेता है और कमजोर बनाता है। इसके बाद ईशानी अपनी जगह से उठी और ठीक रेयांश की आंखों में देखने लगी और कहने लगी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में तुम्हारे हिस्से के शेयर्स की बात करने आई थी, लेकिन यहाँ आकर आज की मीटिंग में ऐसा कुछ होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज के लिए बहुत हो गया। अब मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं तुमसे शेयर्स के बारे में कोई भी बात करूं। फ्यूचर में मैं तुम्हारी सेक्रेटरी से बात करके शेयर्स के बारे में बात करने के लिए दूसरी मीटिंग फिक्स करवा लूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तब तक हम दोनों बिजनेस के बारे में ठीक से बात कर पाएंगे। इतना कहकर ईशानी मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हालांकि इससे पहले कि वो कांच के दरवाजे के हैंडल तक पहुंच पाती, रेयांश ने छट से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और रेयांश ने ईशानी से कहा, मैं इरादों का पक्का आदमी हूँ मिस मल्होत्रा, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी 15 साल इंतजार किया है, तो तुम्हारे लिए 1-2 साल और रुकने में भला मुझे क्या हर्ज होगा। और मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ। मैं पिछले 7 सालों से अकेली रह रही हूँ और सिर्फ एक रात की वजह से मैं अपना इरादा नहीं बदली। ईशानी ने रेयांश की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है तो फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। रेयांश ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हार का स्वाद चखने की आदत होगी। ईशानी ने रेयांश को एक झटका देकर उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, गुड बाय मिस्टर रेयांश महेश्वरी, मैं तुमसे फिर दोबारा मिलूंगा। ईशानी रेयांश ने धीरे से ईशानी की पीठ की तरफ देखते हुए कहा और देखते ही देखते ईशानी का अक्ष छोटा होता चला गया और उसके बाद एक कान में मुड़कर ईशानी गायब हो गई। जैसे ही ईशानी रेयांश का प्रपोजल ठुकरा कर उसका ऑफिस छोड़कर चली गई, रेयांश भी चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर और जबड़ा कसा हुआ नजर आ रहा था। कुछ सोचकर उसने अपनी सेक्रेटरी जीविका से कहा, 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। मीटिंग खत्म होते ही जैसे ही ईशानी वहां से निकली, जीविका रेयांश के कैबिन में आ गई थी। रेयांश ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर जीविका को ऑर्डर देते हुए कहा, सब कुछ उन डॉक्टरों से बात करो जिन्होंने ईशानी और उसकी मां के एक्सीडेंट के बाद उनका इलाज किया था। जी, इस रात उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात जरूर और कुछ बड़ा भी हुआ था। रेयांश ने अपनी आंखें बंद करते हुए और अपने माथे को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, उसने जो भी ईशानी की आंखों में देखा था उससे उसे ये तो पता चल गया था कि उसने ईशानी के बारे में पता लगाते समय कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया है। आखिर ईशानी इस तरह बर्ताव क्यों कर रही थी जैसे कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? जी, इस वजह से उसने अपने दिल के अगल बगल इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर ली। अगर सच कहा जाए तो रेयांश ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो और ईशानी 7 साल पहले टकराएंगे। उसे लगा कि वो टाइम भी ईशानी से मिलने का सही टाइम नहीं था। उसे उस समय भी ईशानी के पास जाने का कोई हक नहीं था, क्योंकि उसने अपने आप को अभी पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं किया था और वो अभी तक ईशानी के स्टेटस को मैच करने लायक नहीं बना था। जब उसे पता चला था कि ईशानी की एंगेजमेंट समीर रायचंद से हो गई है, वो मच्छर उठा था। उसने तुरंत ईशानी के पास जाने के लिए फ्लाइट भी बुक कर ली। उसे लगा कि ईशानी की शादी से पहले वो बस उसे एक बार देख ले। टूटे हुए दिल के साथ रेयांश जाकर उस बार में बैठ गया जहां उसे पहले से पता था कि ईशानी भी उसे वहीं मिलेंगे, और वो चुपके चुपके अपनी टेबल से ईशानी की तरफ एक तक देखे जा रहा था। वो देख रहा था कि ईशानी ड्रिंक्स के ग्लास पर ग्लास पिए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ड्रिंक्स नहीं पानी पी रही हो। पहले तो रेयांश को लगा कि उसे ईशानी से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। आखिर वो ऐसा करता भी कैसे? अब वो किसी की मंगेतर हो चुकी थी और जल्द ही उसकी शादी किसी और से होने वाली थी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब ईशानी ने सामने से आकर रेयांश से डांस के लिए पूछा, और जिस तरह रेयांश के साथ चिपक कर उसने डांस किया था, उसके हर टच के साथ रेयांश के दिल में पटाखे फूट रहे थे। उसी समय रेयांश के दिल में भी एक आग जल उठी थी। वो दोनों साथ में डांस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे और साथ ही किस भी कर रहे थे, और जब तक रात खत्म हुई वो भी उन दोनों ने साथ ही गुजारी। रेयांश के लिए वो रात उसकी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। वो उस हसीन रात को अपने मरते दम तक नहीं भूलेगा। उसे पहले लगा कि ईशानी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वरना वो खुद आकर रेयांश उसकी सीट से क्यों उठाती और उसे पहले किस क्यों करती। लेकिन जब रेयांश अगली सुबह उठा
और उसने अपने बगल में एक थैंक यू नोट और नोटों की गड्डी देखी तो उसे लगा कि शायद ईशानी ने उसे गलती से स्कॉट समझ लिया। एक ऐसा इंसान जो कि प्यार जताने के पैसे लेता है। रेयांश ईशानी की इस हरकत से बेहद भड़क गया। आखिर ईशानी उसके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती थी। रेयांश ने तुरंत फ्लाइट बुक की और वापस चला गया। जाते जाते उसने खुद से वादा किया, अभी वापस तो शहर में लौटकर नहीं आएगा। मगर ईशानी से मिलने के 2 महीने बाद ही उसे अपनी जिंदगी की एक बहुत ही भयानक खबर पता चली। ना सिर्फ ईशानी की शादी टूट चुकी थी बल्कि उसकी फैमिली ने भी उसे घर से निकाल दिया था और उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट भी हो गया था जिसमें उसे काफी गहरी चोटें लगी थी। उस एक्सीडेंट में ना केवल ईशानी ने अपनी मां को खो दिया बल्कि उसे मेंटल फैसिलिटी में भी भर्ती करा दिया गया था, क्योंकि सबको लगने लगा था कि ईशानी अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है। और ये सब कुछ तब हुआ था जब रेयांश अपना एम्पायर बनाने में लगा हुआ था और वो उदयपुर से बहुत दूर था। रेयांश ने जब इन सारे हादसों के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि बेहद कम समय में ईशानी ने अपनी जिंदगी की इतनी सारी ट्रेजेडीज एक साथ देख ली थी। इन सब चीजों के बारे में सुनकर ही रेयांश का दिल टूट गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि इतनी बुरी वक्त में भी उस ईशानी के साथ नहीं है। वो इतना बेवकूफ था कि वो उससे गुस्सा था। वो इतना बेवकूफ था कि वो उस समय वहां पर उसको बचाने के लिए मौजूद नहीं था और सबसे ज्यादा वो इसलिए बेवकूफ था कि उसे लगा कि ईशानी उस बदतमीज इंसान के साथ खुश है। जब तक रेयांश वापस उदयपुर पहुंचा तब तक ईशानी मेंटल हॉस्पिटल से बहुत पहले ही जा चुकी थी और उसने ईशानी को जितना भी ढूंढने की कोशिश की, अंत में वो सब बेकार गई और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन फिर भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और ना ही कभी ईशानी को ढूंढना छोड़ा। उसे लगा कि ये सब उस वक्त की बात है। पिछले 7 सालों में रेयांश ने कभी भी अपने प्यार को एक बार भी ढूंढना नहीं छोड़ा। अगर ईशानी मर गई थी, रेयांश को उसकी बॉडी देखनी थी। अगर ईशानी जिंदा थी तो रेयांश को जानना था कि वो ठीक है या नहीं। ईशानी के लिए इतना ज्यादा डिस्परेट था। रेयांश ने अपने सारे कनेक्शन ईशानी को ढूंढने के लिए लगा दी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां रेयांश ने ईशानी को ना ढूंढा हो। उसने ईशानी को उदयपुर, जयपुर और सारी आसपास की जगहों पर भी ढूंढ लिया था। इसके बाद रेयांश ने लंदन तक में ईशानी को ढूंढने की कोशिश की। उसे लगा ये वही सारी जगह है जहां ईशानी के भागकर जाने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन फिर भी रेयांश ने हार नहीं मानी और ईशानी को ढूंढने में लगा रहा। हर नाकामी के साथ रेयांश एक नई खोज शुरू कर देता था। वो ऐसा इस उम्मीद में करता था कि शायद इस बार उसे ईशानी मिल जाए। और हाँ, इस बीच उसने मल्होत्रा खानदान को तंग करना भी अपने दिमाग से नहीं निकाला था। रेयांश को लगा कि ईशानी के गायब होने में कहीं ना कहीं मल्होत्रा खानदान का ही हाथ है। मल्होत्रा खानदान ने ही ईशानी के खिलाफ चाल चलकर उसे गायब करवाया है। इसीलिए उन्हें तंग करके रेयांश को लगा कि वो ईशानी की मल्होत्रा खानदान से बदला लेने में मदद कर रहा है। उसे ये भी लगा कि हो सकता है कि ईशानी को मल्होत्रा खानदान के ही किसी सदस्य ने कहीं छुपा कर रखा हो। लेकिन आज जब उसने ईशानी को देखा तो रेयांश को रियलाइज हुआ कि जरूर ईशानी के साथ एक्सीडेंट की रात और भी कुछ हुआ था। अपनी खोजबीन में उसने ये बड़ा पॉइंट मिस कर दिया था। रेयांश ने खुद से बात करते हुए कहा, उठो रेयांश, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। मुझे ईशानी को के लिए तैयार करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि किसी औरत को सही तरीके से मनाने का क्या तरीका होता है। आपने खुद को ही समझाते हुए कहा, जब तक ईशानी ने अपने आप को कैद करके रखा हुआ है, उसे शादी के लिए मनाना बेहद मुश्किल होगा। इसीलिए रेयांश ने तय किया कि ईशानी के दिल के बाहर चाहे कितनी भी ऊंची दीवारी क्यों ना हो, वो इस दीवार को फांद कर ईशानी के दिल में अपना घर बनाकर ही रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने कभी पहले किसी औरत को इस तरह खुश करने की कोशिश नहीं की थी। रेयांश को पता था कि उसे मदद की जरूरत है। उसे ये भी पता था कि उसे ईशानी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे आइडियाज की भी जरूरत है। रेयांश को इतनी प्रॉब्लम में देखकर उसकी सेक्रेटरी जीविका से रहा नहीं गया। इसीलिए उसने रेयांश की मदद करते हुए उससे कहा, मैं सर, मेरे ख्याल से औरत को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फ्लावर्स देना। मगर अकेली फ्लोर्स देने से काम नहीं चलेगा। ये कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी हो जाएगा और आपके स्टेटस के हिसाब से आपको कुछ बड़ा करना चाहिए। सर, ऐसा सोचते हुए जीविका अपनी चिन पर उंगली रखकर सोच रही थी कि तभी उसकी आंखें एक शरारत के साथ चमकने लगी। मुझे पता है, जीविका ने जोर से कहा। इसके बाद उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रेयांश को समझाया, आपको मिस मल्होत्रा को रोज मनाना चाहिए। हर दिन पूरे जोश के साथ, और ऐसा आपको पूरे 30 दिनों तक करना होगा। ना एक दिन ज्यादा, ना एक दिन कम।
उसे भी तो पता लगने दीजिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या इससे वो इरिटेट नहीं हो जाएगी? रेयांश ने अपना कंफ्यूजन जाहिर करते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, जितनी भी औरतों के बारे में मैं जानती हूँ उन्हें फूलों और चॉकलेट के साथ प्रपोज करना बेहद पसंद होता है। जितने ज्यादा, उतना अच्छा। जीविका ने अपनी बात पर फोकस करते हुए कहा। ये सब कुछ जीविका की असल जिंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। यही तो बात है ना, वो कोई आम औरत नहीं है। रेयांश ने अपनी बात जीविका को समझाते हुए कहा। तो फिर आपको कुछ अलग करना चाहिए। आपको इन आम चीजों को बेहद खास बना देना चाहिए। आपको बहुत सारे फ्लावर्स और चॉकलेट भेजने चाहिए। और मेरा मतलब है बहुत ज्यादा, इतने कि वो सोच भी ना पाए। ऐसा कहते हुए जीविका खुद से ही इतनी इम्प्रेस थी कि उसने मन ही मन खुद को शाबाशी देते हुए अपनी पीठ भी थपथपाई थी। उसे किसी जीने से कम फील नहीं हो रहा था। ये आइडिया न केवल ये मिस मल्होत्रा को इम्प्रेस कर देगा बल्कि रेयांश सर को भी उनकी शादी के गोल को अचीव करने में मदद करेगा। और जब रेयांश सर की शादी उनके पहले प्यार उनकी जिंदगी भर के प्यार से हो जाएगी तो यकीनन रेयांश सर एक बेहद खुश और जिंदा दिल इंसान बन जाएंगे। जीविका रेयांश के साथ काफी सालों से थी और उसे अच्छी तरह पता था कि ईशानी के वापस आ जाने से रेयांश में काफी फर्क नजर आ रहा था, और अगर ईशानी यहाँ पर रेयांश की जिंदगी में ठहरने के लिए आई थी तो जीविका को यकीन था कि वो रेयांश की जिंदगी खुशियों से भर देगी और उसे एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा इंसान बना देगी। तुम्हारी बात में दम तो है जीविका, मैं कल से ही शुरुआत करता हूँ। मैं ईशानी से हर दिन अपना प्यार जताऊंगा और तब तक जाता रहूंगा जब तक कि वो हाँ नहीं बोल देती है। ऐसा कहते हुए बड़े जोश के साथ रेयांश अपनी सीट से उठा और कहने लगा, तो शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम 10,000 लिली के फूल खरीदो और उनको कल सुबह ही ईशानी के घर तक डिलीवर करवाओ, या रुको, मैं खुद उन फूलों को पर्सनली सुबह ईशानी के घर तक देकर आऊंगा। जैसा कि रेयांश ने सोचा था वो लगातार 30 दिनों तक ईशानी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, तो आज इसकी इस जर्नी का पहला दिन था। 13 जून, बुधवार, पहला दिन। किसी ही आम आदमी की तरह ईशानी सुबह उठी और उसने नहाने से पहले थोड़ी योगा एक्सरसाइज करना ठीक समझा। मगर ये सुबह किसी और आम सुबह से बिल्कुल अलग थी। आज ईशानी को अपने मेकअप पर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। आज उसे चोंचालर की थोड़ी एक्स्ट्रा लेयर लगानी होगी। उसकी आंखें काफी सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि रात भर उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। और ये सच भी था। उसकी रेयांश से जो भी बात रेयांश के ऑफिस में हुई थी, उस वजह से ही ईशानी को रात में ठीक से नींद नहीं आई थी। ईशानी की रात बेहद परेशानी में गुजरी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी सोना उसी का अत्याचार जैसा लग रहा था। वो बार बार करवटें ले रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से शाम की बातों पर ही था। ना चाहते हुए भी वो रेयांश के प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। हालांकि उसने रेयांश को तभी शादी के लिए ना कर दिया था। ईशानी ने तय किया कि वो रेयांश के साथ खुद उन शेयर्स के बारे में कोई भी बात नहीं करेगी जो कि उसने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में लेकर रखे हुए हैं, बल्कि वो अपनी किसी रिप्रेजेंटेटिव को रेयांश से बात करने के लिए भेजेगी। और अगर फिर भी रेयांश ने अपने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की शेयर ईशानी के नाम करने से मना कर दिया, तो ईशानी के पास प्लान बी था। उसका प्लान था कि वो बाकी छोटे छोटे शेयर होल्डर के पास जाएगी और उनसे उनके हिस्से के शेयर खरीद लेगी। मैम प्लीज, मुझे माफ कर दीजिएगा, जो कुछ भी कल हुआ मुझे उसके लिए बेहद दुख है। दरअसल मेरी माँ ने कल कुछ ज्यादा ही खा लिया था और उनको इंडाइजेशन हो गया था। इसी वजह से मिशा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। वो ईशानी से अपने कल न आने के लिए माफी मांग रही थी। मिशा ईशानी से अपनी बात कही जा रही थी पर ईशानी कमरे से बाहर निकल गई। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी माँ कैसी है? ईशानी ने मिशा से पूछा। ऐसा पूछते हुए ईशानी ने एक बार अपनी दोस्त कनक के कमरे की तरफ देखा। कल पूरे दिन ईशानी ने कनक को एक बार भी नहीं देखा था। उसे लग रहा था कि कहीं कनक की फिल्म में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई थी जिसकी वजह से वो कल पूरी दिन घर वापस ही नहीं आई। कहीं उसके काम को लेकर कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई थी जिसे सुझाने के लिए कनक कल से बाहर ही थी। मेरी माँ अब ठीक है मम, कल रात ही मेरी बहन यहाँ आ गई है तो अब मुझे अपनी माँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख लेगी। इसीलिए आज मैं काम पर वापस आ गई हूँ। मिशा ने ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरी आज के स्केड्यूल के लिए क्या क्या काम है? ईशानी ने कुछ कटे हुए फल और सब्जियां ब्लेंडर में डालते हुए मिशा से पूछा। आज आपका स्काइप कॉल सुबह 9 बजे के लिए स्केड्यूल्ड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के हिसाब से दोपहर के 1:30 बजे इस कॉल का पर्पस है आपको आपकी कंपनी के अपडेटेड स्टेटस के बारे में बताना।
इसके अलावा हमारी कंपनी के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया और लंदन में चल रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देना। इस मीटिंग के बाद हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ आपकी मीटिंग आज शाम 5 बजे के लिए स्केड्यूल की गई है। कल रात मुझे कंपनी के लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स भी मिली है। वो उन कंपनीज की है जो आपने हाल फिलहाल में एक्वायर की है। मेरी मीटिंग की सारी डिटेल्स और कंपनी की सारी जानकारी आपको ऑलरेडी मेल पर भेज दी है। इसके अलावा मैंने रिपोर्ट्स के प्रिंट भी निकाल दिए ताकि आप उन्हें आराम से स्टडी कर सके। मिशा ने ईशानी को समझाते हुए कहा, गुड। और हाँ, मुझे उस नए मॉल के प्लान और डिजाइन्स भी इस हफ्ते के खत्म होने से पहले मिनी टेबल पर चाहिए। इस काम में तुम मिस्टर विजय की हेल्प लो। इसके अलावा कुछ दिनों के लिए करिश्मा को पीआर डिपार्टमेंट से मल्होत्रा की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए अपॉइंट करो। ईशानी ने तुरंत ब्लेंडर ऑन करने के पहले कहा। हालांकि उस रात के बाद मिसेस मल्होत्रा ईशानी के पास वापस नहीं आई थी और ना ही उन्होंने उसे तंग करने की दोबारा कोई कोशिश की, लेकिन ईशानी को अच्छी तरह पता था कि मिसेस मल्होत्रा जिस तरह की औरत हैं, वो आसानी से ईशानी को तंग करना नहीं छोड़ेगी। आखिरकार मल्होत्रास को ईशानी के साथ रिलेशन बनाकर काफी फायदा होने वाला था। ईशानी रॉय और मल्होत्रा दोनों खानदानों से ताल्लुक रखती थी। अगर उसका रिश्ता आर्यन के साथ जुड़ जाता तो मल्होत्रास को काफी फायदा होता। इसके अलावा ईशानी को कहीं ना कहीं यकीन था कि मिसेस मल्होत्रा ईशानी को वापस अपने खानदान की बहू बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रही होगी। जो कुछ भी उस रात हुआ उसके बाद मिसेस मल्होत्रा को कम समझना गलत होगा। इसके बाद ईशानी ने ब्लेंडर ऑफ करते हुए जब देखा एक बात और ईशानी ने जानबूझकर बीच में खुद को रोका और अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काफी सालों से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का बुरा हाल चल रहा है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, उनसे बेहतर कोई उन्हें टेक ओवर करे। इसके अलावा हमें उन सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हाथ डालना चाहिए जिसमें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। मिस्टर गौरव को कॉल कर, मैं चाहती हूँ कि वो इन सारे बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल लिखने का काम करें और सारे प्रोजेक्ट की कोटेशन थोड़े कम रखें। मैं मल्होत्रास को बिटिंग करते वक्त सरप्राइज करना चाहती हूँ। समझ गए ना मिशा? ईशानी ने मिशा से पूछा। मिशा ने ईशानी की हर बात ध्यान से सुनी और तुरंत उसे टैबलेट में वैसे का वैसा नोट कर लिया। ये कोई पहली बार नहीं था जब ईशानी ने किसी कॉम्पिटिटर को चैलेंज किया हो, खासकर तब जब किसी ने ईशानी को परेशान करने की कोशिश की हो। मिशा को इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी, साथ ही उसे ईशानी के गूगल तरीकों की भी आदत हो चुकी थी। जैसे ही ईशानी ने अपना ताज़ा ताज़ा बनाया हुआ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस पिया, उसे तरोताज़ा महसूस होने लगा। इसके बाद वो काम करने के लिए अपने लैपटॉप को लेकर बैठ गई। आखिरकार रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पास ऐसी काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज थी जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।